चलिए तो बेसिक है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है. So, what is the main focus of functionalism? Option A is to study the structure of the mental processes. Second is to purpose and function of behavior and mental processes. C is the study of observable behavior. D is the role of unconscious. What's the answer? ठीक है, बढ़िया. मतलब तुम्हें समझ आ रही है चीजें. हमने कल ही बात की थी कि ये समझती है मेंटल प्रोसेसेस के क्या पर्पस होता है और उसका क्या फंक्शन होता है, जो हमारे माइंड का क्या फंक्शन है. राइट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, which method did functionalists primarily use to study mental processes? Options are introspection, naturalistic observation, psychoanalysis या hypnosis. What is the method they used? Correct. हाँ, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस ही यूज की थी इन्होंने. इन और ये ना, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं स्ट्रक्चरलिस्ट और फंक्शनलिस्ट को, स्ट्रक्चरलिस्ट ने यूज किया था मेथड इंट्रोस्पेक्शन का, जो कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो रही थी. इंट्रोस्पेक्शन, एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन. लेकिन ये फंक्शनलिस्ट क्या कर रहे थे, ये ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज कर रहे थे एक नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट में. ठीक है, ये है दोनों में डिफरेंस, दोनों की मेथड में ये डिफरेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स फंक्शनलिज्म द बेस्ट. ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करती है फंक्शनलिज्म को. पहली स्टेटमेंट है, ए इज कॉन्शियसनेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू बेसिक एलिमेंट्स. बी इज mental processes serve as practical adaptive purpose in helping individuals. C is behavior is shaped by unconscious processes. D is learning occurs through the association of stimuli. कौन सा बेस्ट है इसमें से? बी. ठीक है, हमने कल ही इसकी बात की थी. जैसे जो फंक्शनलिस्ट होते हैं ये किस में बात करते हैं ज्यादा, कि अडेप्टिव चीजों के बारे में. हमने कल पढ़ा था नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर एक प्रिंसिपल है ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसके ऊपर फंक्शनलिज्म बेस हुआ. लाइक ऑर्गेनिज्म ऑलवेज थ्राइव टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट और टू अडेप्ट इन द एनवायरनमेंट. राइट, हमने कल इसकी बात की थी. ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज फंक्शनलिज्म इन्फ्लुएंस्ड व्हिच मेजर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. इसने किस चीज को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया? साइको एनालिसिस को, बिहेवियरिज्म को, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को, या फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी को? बिहेवियरिज्म, बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड गाइस, तुम्हारे को समझ आ रहा है मतलब. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ फंक्शनलिज्म? फंक्शनलिज्म का क्या क्रिटिसिज्म है? फर्स्ट, it focused too much on observable behavior. It lacked objective method for studying the mind. It was too reductionistic, breaking down thoughts into basic elements. Of it emphasized on biology over psychology. इसका क्या आंसर है? हो गया, कोई बात नहीं. इसका आंसर बी है एक्चुअली. इनको क्रिटिसाइज किया गया था बिकॉज इट लैक्ड ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर स्टडिंग द माइंड. इन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव मेथड का यूज नहीं किया था दिमाग को समझने के लिए. ठीक है, प्रैक्टिकल तो किया था लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं किया था. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन फंक्शनलिज्म एंड चार्ल्स डार्विन थ्योरी? हमारे को पता है, हमने कल बात की थी कि विलियम जेम्स है वो इंस्पायर हुए थे चार्ल्स डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी से. ठीक है, तो वो कैसे इन दोनों का क्या रिलेशन है? मतलब फंक्शनिस्ट ने रिजेक्ट किया था डार्विन के आइडियाज को. बी है, functionalism was based on the idea that behavior and mental processes evolve to adaptive functions. ठीक है. Third is functionalism emphasizes on social evolution, not biological. Third, lastly, is functionalism did not consider evolution at all. इसका क्या आंसर है? बी. ठीक है, बढ़िया.
हमने कल भी बात की थी लाइक जो चार्ल्स डार्विन था उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात की थी जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेचुरल सिलेक्शन की बात ये वही चीज आती है। और जो लोग नए हैं यहाँ पर उसको सुन लो, वो लोग सुन लो, अभी तुम्हारे को पता नहीं लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो गो थ्रू द नोट्स एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। ठीक है, ये तभी तुम्हारे को पता लगेगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंस्टाग्राम वाली वो सरफेस लेवल साइकोलॉजी नहीं है, ये डीप लेवल साइकोलॉजी है, तो ये इसको समझने में टाइम लगेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू द रिकॉर्डेड सेशंस एंड स्टडी मटेरियल। ऑलराइट, कौन कौन स्टडी मटेरियल से गो थ्रू किया था? डीप लेवल साइकोलॉजी, यस। हाँ, समझ आ रहा है, मतलब तुम्हारे को लगा पता कि क्या है साइकोलॉजी? ठीक है, स्टडी मटेरियल को जितना तुम डीप में पढ़ोगे ना उतना तुम मेरे से रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जितना तुम उस मटेरियल को डीप में पढ़ोगे उतना तुम समझोगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। समझ रहे हो? ओके। अब मैं तुम्हारे को एक और चीज बोलता हूँ। ठीक है। ओके, विच कॉन्सेप्ट वॉज सेंट्रल टू फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू साइकोलॉजी? कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें सेंट्रल है? द अनकॉन्शियस माइंड, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लासिकल कंडीशनिंग या कॉग्निटिव स्कीमास? करेक्ट, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की हमने कल बात की थी, मतलब फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर तुम्हारे बहते हुए कॉन्शियस एक्सपीरियंस और थॉट्स। राइट, ग्रेट। ओके, फंक्शनलिस्ट डिफर्ड फ्रॉम स्ट्रक्चरलिस्ट बिकॉज फंक्शनलिस्ट वर मोर इंटरेस्टेड इन किस चीज में? ऑप्शन ए, मतलब ये स्ट्रक्चरलिस्ट से कैसे डिफरेंट है? Understanding the basic components of consciousness, the function of thoughts and behavior in adapting to the environment. C is breaking down consciousness into elements like sensation and feelings. D is using controlled experiments to observe mental processes. क्या है इसका आंसर? बहुत बढ़िया, बी है इसका आंसर। समझ आ रहा है तुम्हारे को, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? Okay. Which of the following psychologists was associated with functionalists besides William James? इनके साथ विलियम जेम्स के साथ और कौन सा साइकोलॉजिस्ट था? लाइक ईबी टेचनर था, जी स्टैनले हॉल थे, कार्ल युंग थे या फिर बीएफ स्किनर थे? इनके साथ कौन थे और साइकोलॉजिस्ट? बोलो। करेक्ट, इसका आंसर बी है। इनके साथ थे जी स्टैनले हॉल। जी स्टैनले हॉल एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी और अडोलेसेंट साइकोलॉजी दी थी। राइट, ही इज नोन एज द फादर ऑफ दिस वन। एंड आज हम बड़े ही खतरनाक स्कूल की बात करने वाले हैं जिसका नाम है बिहेवियरिज्म। हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे लर्निंग करते हैं, हमारा दिमाग कैसे कंडीशन होता है। ठीक है, सो एक्साइटेड, खतरनाक। ओके, तो बिहेवियरिज्म है सबसे खतरनाक स्कूल मेरे हिसाब से। दो स्कूल मेरे को सबसे खतरनाक लगते हैं साइकोलॉजी में, एक है बिहेवियरिज्म और एक है साइकोडायनेमिक स्कूल। साइकोडायनेमिक स्कूल तो मतलब नेक्स्ट ही लेवल है ना, लेकिन बिहेवियरिज्म भी बड़ा खतरनाक है। ये दोनों ही खतरनाक लगते हैं मेरे को। ऑलराइट, एक मिनट गाइस, आई एम। ओके, सो मैं तुम्हारे से थोड़े और क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है बिहेवियरिज्म को शुरू करने के लिए, तो उससे पहले मैं फंक्शनलिज्म को थोड़ी और डिटेल में तुम्हारे से पूछ लेता हूँ। ठीक है। ओके, विच यूनिवर्सिटी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद फंक्शनलिज्म? यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी? कौन सी यूनिवर्सिटी इसके साथ ज्यादा मीन है? या यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो किसने कहाँ पर थी? लाइक किसने की थी वो लॉ?
वो की थी जॉन डर्विन ने, ठीक है? इन्होंने बोला था कि कॉन्शियसनेस हमारी अडैप्टिव होती है और हमारे सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो अडैप्ट होती रहती है। ऑलराइट? यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अगर मैं फंक्शनलिज्म एम्फसाइज द स्टडी ऑफ, किसके एम्फसाइज की थी इन्होंने स्टडी फंक्शनलिज्म की? लाइक एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस, हाउ मेंटल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस और enable organisms to adapt, the role of unconscious, the neural pathways in the brain। मतलब इन्होंने किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया? गलत। इसका आंसर बी है। एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं, बी। भाई, कैसे तुम्हारी मेंटल एंड बिहेवियर प्रोसेसेस एक ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करने में हेल्प कर रही है। जब भी अडेप्शन की बात या फंक्शन की बात आती है ना, उसका आंसर फंक्शनलिज्म ही है कहीं ना कहीं। ऑलराइट, तुमने ए आंसर दिया। ए है एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस। एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस तो वो हो गया ना स्ट्रक्चरलिज्म में जो था, सेंसेशन, इमेजेस और अफेक्शन। राइट? सो इट्स अ डिफरेंट वन। तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? पोस्टुलेट ये क्या होता है भाई? पोस्टुलेट मुझे बताओ ना। पोस्टुलेट क्या कहने की कोशिश? व्हाट इज? नोट्स में था। ओके, मैं बता दूंगा मैं आपको। वेट वेट, मेरे को ये खत्म करने दो। ओके, सो व्हाट डज द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से अबाउट इमोशंस? क्या बोलते हैं ये इमोशंस के बारे में? Emotions are irrelevant to psychological study. Emotions disrupt rational thinking. Emotion serves adaptive function and help organisms survive. या फिर emotions are result of components of the mind? किस क्या आंसर है इसका? सी करेक्ट। सी करेक्ट। मैंने अभी भी मैंने तुम्हारे को बोला, जब भी अडैप्शन की बात आती है, जब भी फंक्शन फंक्शन की बात आती है, तो फंक्शनलिज्म उसका कहीं ना कहीं आंसर है। ठीक है? 1 और 4 नहीं है, दोनों इनकरेक्ट है। ओके। हमने जेम्स लांज थ्योरी की बात की थी, राइट? इमोशंस की। अच्छा, इन्होंने कॉन्शियसनेस को कैसे देखा था विलियम जेम्स में? इट इज मेड अप ऑफ फिक्स्ड कंपोनेंट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स फॉर स्टडी, इट इज कॉन्टिन्यूस एंड एवर फ्लोइंग, या फिर इट हैज नो प्रैक्टिकल वैल्यू फॉर सर्वाइवल। सही है, सी है इसका आंसर। ठीक है। इसने देखा था ये कॉन्टिन्यूस है और एवर फ्लोइंग है। ठीक है। इन फंक्शनलिज्म मेंटल प्रोसेसेस आर व्यूड एज, कैसी? मेंटल प्रोसेस को कैसा देखा जाता है? स्टैटिक एंड अनचेंजिंग, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, यूजफुल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडॉप्शन, या फिर डिस्ट्रप्टिव टू लॉजिकल रीजनिंग? कैसा देखा गया? सी करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे नए स्कूल के साथ, बिहेवियरिज्म। तुम्हारे को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी तो कोई बात नहीं। तो सबसे खतरनाक स्कूल जो मुझे खतरनाक लगा था जब मैंने पहली बार पढ़ा था, उसको स्कूल को मैं शुरू कर रहा हूँ, बिहेवियरिज्म या फिर बिहेवियरल साइकोलॉजी। ठीक है? क्योंकि इसमें व्हाइट रूम का जो असली व्हाइट रूम है ना, उसका कॉन्सेप्ट भी इसमें आने वाला है। तुम्हें समझ आएगा व्हाइट रूम असली में है क्या अब। ठीक है? बाय दिस बिहेवियरिज्म कॉन्सेप्ट से। या तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिहेवियरिज्म को। अगर मैं बिहेवियरिज्म की बात करूं कि बिहेवियरिज्म क्या है, बिहेवियरिज्म एक लर्निंग की थ्योरी है। सिंपल टर्म्स में बिहेवियरिज्म एक लर्निंग की थ्योरी है जिसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया है। ठीक है? जैसे हम बोलते हैं, कोई बात नहीं, अभिषेक भाई आप आ गए, बहुत बढ़िया। तो बिहेवियरिज्म क्या है? एक लर्निंग की थ्योरी है जिसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया है। ये बोलती है, behaviorism says that all behaviors
आर रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग। जो भी हम सब जो भी बिहेवियर करते हैं ना, वो कंडीशनिंग की वजह से हुए। अब कंडीशनिंग कैसी होती है? ब्रेन की कंडीशनिंग कैसे होती है? ब्रेन लाइक कंडीशनिंग हैपेंस थ्रू इंटरैक्टिंग विद योर एनवायरनमेंट। ठीक है? जो भी हमारी कंडीशनिंग हुई है, वो कहीं न कहीं हमारे एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करने की वजह से हुई है। तो अगर मैं बिहेवियरिज़्म को बोलूँ सिंपल वर्ड्स में, ये लर्निंग की थ्योरी है, जो कि बोलती है जो भी हमारे सारे बिहेवियर्स है, वो कंडीशन्ड है। सारे के सारे जो भी हम बिहेव करते हैं, वो कंडीशन्ड है। कंडीशन का मतलब होता है हमने सीखे है वो ओवर द टाइम, लर्न्ड है वो, लर्न्ड रिस्पॉन्सेज़ है वो। और वो कंडीशनिंग हुई है कैसे? जब हम हमारे एनवायरनमेंट के साथ हमने इंटरैक्ट किया। समझ रहे हो? क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? समझ आ रहा है चैट? मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा। ये बोलता है कि जो हमारे एक्शंस होते हैं ना, एक्शंस आर शेप्ड बाय एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। मैंने स्टिमुलाई की कल भी बात की थी, स्टिमुलाई क्या होता है? अब तुम बताओ क्या होता है स्टिमुलाई? मैंने कल ही बोला था, टू अडैप्टिव एनवायरनमेंट। नहीं, मैंने बोला, क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि हमारे सारे बिहेवियर्स कंडीशनिंग का रिजल्ट होते हैं, और कंडीशनिंग क्या होती है? लर्न रिस्पॉन्सेस। ठीक है? और ये अकर कैसे होती है? ये अकर होती है जब हम अपने एनवायरनमेंट के साथ मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट इन साइकोलॉजी, बिल्कुल ठीक है। स्टिमुलस मीन्स ऑब्जेक्ट, कैसा भी कोई भी ऑब्जेक्ट, या फिर वो कोई पर्सन है, कोई वो चीज़ है, कोई भी उसको स्टिमुलाई बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? तो अगर मैं हमारे एक्शंस कहीं न कहीं शेप होते हैं हमारी स्टिमुलस की वजह से। जो भी हमारे एक्शंस हैं ना, जो भी हम लाइफ में एक्शंस या डिसीजंस लेते हैं, कहीं न कहीं वो एनवायरमेंटल स्टिमुलस की वजह से, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट की वजह से हमारे को शेप करते हैं। ठीक है? अगर मैं बिहेवियरल साइकोलॉजी की बात करूँ, ये बोलती है कि बिहेवियर्स कैन बी स्टडीड थ्रू यू नो ऑब्जर्वेशन। और इन्होंने मतलब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की ही बात की है। इन्होंने बिहेवियर को स्टडी किया है सिर्फ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो कि ओवर्ट बिहेवियर्स की ही इन्होंने बात की। ओवर्ट बिहेवियर्स मतलब जो कि दूसरे लोग देख सकते हैं बिहेवियर्स। ठीक है? लाइक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट या फिर बिहेवियरिस्ट, इन्होंने क्या किया था? दे स्टडीड behavior in a observable fashion and in a very systematic way, and they neglected the mental processes, for example your cognition or your emotions or your moods. क्यों इन्होंने निग्लेक्ट किया मेंटल प्रोसेसेस को? बिकॉज कहीं ना कहीं ये सब्जेक्टिव है, और ये सब्जेक्टिव चीजों के ऊपर इतना रिलाई नहीं करते। समझ आ रही है कि इन्होंने क्यों रिजेक्ट किया मेंटल प्रोसेसेस को, और सिर्फ फोकस किया ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर। लाइक दे स्टडीड बिहेवियर इन अ ऑब्जर्वेबल फैशन, एंड जो कि यू नो सिस्टमैटिक है काफी। क्यों किया इन्होंने ऐसा? क्योंकि जो भी चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं ना हम, उसको कहीं ना कहीं हम मेजर कर सकते हैं। Whatever you can observe, you can measure it. ठीक है? लेकिन जो मेंटल प्रोसेसेस है उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते, राइट? फॉर एग्जांपल तुम्हारे थॉट्स मैं उसको मेजर नहीं कर सकता, तो या फिर तुम्हारे इमोशंस मैं उसको मेजर नहीं कर सकता, या फिर तुम्हारे मूड्स मैं उसको मेजर नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को तो मेजर कर सकता हूँ ना। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, या फिर how you speak, your voice of tonality, these things, observable behaviors, इसको तो मेजर कर सकता हूँ ना मैं, राइट? तभी मतलब
ये ना काफ़ी ऑब्जेक्टिव थे, रेदर देन स्ट्रक्चरलिस्ट और फंक्शनलिस्ट के कंपैरिज़न में, ठीक है? तो इन क्रक्स अगर मैं डिफाइन करूँ बिहेवियरिस्ट को, ये बिहेवियर को स्टडी करता है, जैसे इनका नाम ही दिया लाइक ये बिहेवियर को स्टडी करते हैं। लाइक दे स्टडी बिहेवियर इन अ वेरी ऑब्जर्वेबल फैशन, दे स्टडी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो कि काफ़ी सिस्टमैटिक है एंड ये निग्लेक्ट करते हैं मेंटल प्रोसेसेस को, जो कि लाइक योर कॉग्निशन, इमोशंस या फिर तुम्हारे मूड्स है। ऐसे स्ट्रक्चरलिस्ट को बोला जाता है स्ट्रिक्ट बिहेवियरिस्ट, सॉरी, ऐसे बिहेवियरिस्ट को बोला जाता है स्ट्रिक्ट बिहेवियरिस्ट। स्ट्रिक्ट बिहेवियरिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि बिल्कुल ही निग्लेक्ट करते हैं। हमने इसकी पर्सपेक्टिव्स में भी बात की थी एटकिंसन में। स्ट्रिक्ट बिहेवियरिस्ट वो लोग होते हैं जो कि बिल्कुल ही निग्लेक्ट करते हैं मेंटल प्रोसेसेस को। लेकिन जो नियो बिहेवियरिस्ट है, वो थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन देते हैं कि हाँ, मेंटल प्रोसेसेस भी कुछ पार्ट प्ले करती है आपके बिहेवियर को शेप करने में। तो अगर मैं अगली चीज़ की बात करूँ कि ये किसने दिया था? ये जॉन बी वॉटसन नोन एज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है? जॉन बी वॉटसन, इनको बोला जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, जो कि आई थिंक 1913, मतलब 1913 में बिहेवियरिज्म लाइक फाउंड हुआ था। एंड इन्होंने एक चीज़ करी थी, लाइक इन्होंने एक पेपर लिखा था, एक पेपर पब्लिश किया था, उसका नाम था साइकोलॉजी एज़ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, ऑलराइट? तो इन्होंने ये चीज़ दी थी, ऑलराइट? निग निग्लेक्ट निग्लेक्ट क्या निग्लेक्ट, ठीक है? तो इन्होंने मेन चीज़ यही की थी, लाइक इन्होंने एक पब्लिश किया था पेपर साइकोलॉजी एज़ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। और अगर मैं थोड़ी-सी डीप में जाऊँ, तो इन्होंने एक कोट लिखा था। इन्होंने ऐसा कोट लिखा था जो कि आत्सुमी आयानाकोजी, जो कि फादर थे आयानाकोजी के, उसके साथ काफ़ी रिलेट करता। मतलब उन्होंने लाइक जॉन बी वॉटसन ने ये कोट लिखा था कि मुझे कोई एक बच्चा दे दो, एक छोटा-सा बच्चा, और मैं उसको किसी भी प्रोफ़ेशन में स्पेशलिस्ट बना दूँगा या एक्सपर्ट बना दूँगा। ऑलराइट? दिस इज़ अ कोट दैट सेज़ by John B. Watson. Like, give me a child, I will make him expert या फिर specialist in any profession. Alright? तो ये कहीं ना कहीं व्हाइट रूम थीम के साथ रिलेट करता है। अगर जो रियल व्हाइट रूम था, उसकी थीम के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करता है, जो कि आत्सुमी आयनागोजी का कहीं ना कहीं आइडिया था, बिकॉज ही wanted to make geniuses out of ordinary people by making them learn in a controlled learning environment by shaping their behaviors, right? So we can know that उसकी थ्योरी भी कहीं ना कहीं बिहेवियरिज्म से अफेक्ट हो रही है। तो अब तुम्हें समझ आ रहा है चीजें, गाइस? दिमाग थोड़ा सा हिल रहा है? आ रहा है समझ क्या है ये सिस्टम, क्या हो रहा है असली में? तुम चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है, मैं अगली चीज की बात करता हूँ। जॉन बी वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया था, जिसको बोलते हैं लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, एक बच्चा था 9 साल का, एल्बर्ट था उसको, मतलब उसका नाम एल्बर्ट था आई थिंक, लाइक 9 साल का नहीं, सॉरी, 9 महीने का था वो। तो उसको क्या किया, उसको कुछ सीरीज ऑफ स्टिमुलाइस के साथ एक्सपोज किया गया। पहले उसको एक रैट दिखाया गया, फिर रैट के साथ उसको एक खरगोश दिखाया गया, रैबिट दिखाया गया, फिर कुछ बर्निंग न्यूज़पेपर्स थे, कुछ मास्क थे, कुछ मंकी थे, ठीक है? मतलब ये सीरीज़ ऑफ स्टिमुलस उसको दिखाए गए, लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं था, ठीक है? इस बच्चे का कोई रिएक्शन नहीं था, जब उसको ये सारी चीज़ें दिखाई गई, ठीक है? लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके सामने एक चूहा लाया गया,
एक व्हाइट रैट लाया गया उस बच्चे के सामने। अब क्या होता है, जैसे ही वो व्हाइट रैट आता है उसके सामने, तो उसके बैकग्राउंड में थंपिंग ऑफ मेटल पाइप होती है। लाइक ज़ोर-ज़ोर से मेटल पाइप की आवाज़ आती है, राइट? बहुत ज़ोर-ज़ोर से, जिसकी वजह से बच्चे रोना लग जाता है, ठीक है? क्योंकि लाउड साउंड है जिसकी वजह से बच्चे को डर लगता है और वो रोना स्टार्ट कर लेता है। तो क्या होता है, जैसे ही ये रिपीट किया गया एक्सपेरिमेंट, बार-बार व्हाइट रैट प्रेज़ेंट होता और मेटल पाइप की साउंड आती और बच्चा रोने लगता। ये बार-बार रिपीट होता गया, यही प्रोसेस। मतलब व्हाइट रैट आया, बच्चा मतलब मेटल पाइप बजी और फिर उसकी लाउड लाउड नॉइज़ की वज़ह से बच्चा रोने लग गया। जैसे ही रिपीट होता गया ये, कहीं न कहीं बच्चा कंडीशन हो गया। उसने कहीं न कहीं एसोसिएट कर दिया व्हाइट रैट को लाउड नॉइज़ के साथ, ठीक है? जिसकी वज़ह से वो, अगर वो अब क्या करता, जैसे अब वो कंडीशन हो गया है बच्चा, अब वो अगर वो व्हाइट फर को भी देख ले ना, या फिर कोई भी छोटी-सी व्हाइट चीज़ या फिर कुछ भी ऐसा, वो ना रोने लग जाता। क्यों अब वो ऐसा होता? क्योंकि उसका दिमाग कंडीशन हो चुका है। क्योंकि उसको कोई भी व्हाइट चीज़ के साथ वो एसोसिएट करता है वो डर, वो लाउड नॉइज़ का डर। तुम समझ पा रहे हो? ये एक्सपेरिमेंट। हाँ, लर्न्ड रिस्पॉन्स हो गया। मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ तुम्हें। अब क्या हुआ, इट इज़ एक्चुअली कंडीशन या फिर लर्न्ड रिस्पॉन्स बोल सकते हैं, उसकी इस चीज़ का क्या बोलते हैं, जैसे उसने रिएक्ट किया ना इसके लिए, हम बोल सकते हैं कि वो एसोसिएट करता है, अब कंडीशन होने के उसका दिमाग अब कंडीशन हो गया। अब कंडीशन होने के बाद वो कहीं न कहीं व्हाइट रैट को एसोसिएट करता है फ़ियर के साथ। मतलब फ़ियर इज़ एक्चुअली अ लर्न्ड रिस्पॉन्स नाउ। या देयर इज़ एसोसिएशन, मतलब बच्चे ने एसोसिएशन कर दी है कि व्हाइट रैट के साथ एसोसिएशन कर दी है फ़ियर की। फ़ियर क्या है? लर्न्ड रिस्पॉन्स। व्हाइट रैट एक स्टिमुलस है जो कि एसोसिएट कर रहा है किसके साथ? फ़ियर के साथ। फ़ियर एक लर्न्ड रिस्पॉन्स है। तो समझ आ गई ये चीज़? कैन वी चेंज कंडीशनिंग ऑफ आवर माइंड? येस, व्हाई नॉट? मैंने क्या बोला? अभी ओके, ये तुम्हारे को चीज़ें समझ आएगी बाद-बाद में जब तुम एडवांस होते जाओगे। हम करेंगे बात अपने आगे वाले आने वाले सेशंस में लर्निंग और कंडीशनिंग की, कि हमारा दिमाग कैसे कंडीशन होता है और उसको डीकंडीशन कैसे करते हैं, ठीक है? हम बहुत सारी थेरेपीज़ या थ्योरीज़ की बात करेंगे और कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं खुद पर और दूसरों पर, ताकि हम खुद के पैटर्न्स को, खुद के बिहेवियरल पैटर्न्स को ब्रेक कर सके जो हमें अच्छे नहीं लगते, बाय कंडीशनिंग आवर माइंड टुवर्ड्स दैट, राइट? सो दैट्स व्हाई तुम सो हमने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, ठीक है? और अब नेक्स्ट चीज़ आती है, 2 टाइप के बिहेवियरिज़्म होते हैं। एक है मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज़्म और एक आता है रैडिकल बिहेवियरिज़्म। अगर मैं मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज़्म की बात करता हूँ ना, तो ये ऑब्ज़र्वेबल बिहेवियर को काफ़ी साइंटिफिक तरीके से देखती है एंड ये बिल्कुल नेग्लेक्ट करती है मेंटल प्रोसेसेस या फिर कॉग्निटिव प्रोसेसेस को, ठीक है? मतलब मेन इसका यही है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, लाइक ऑब्ज़र्वेबल बिहेवियर को काफ़ी साइंटिफिक तरीके से देखना और मतलब नेग्लेक्ट ही करती थी इसके कॉग्निटिव प्रोसेसेस को। अगर मैं बात बात करता हूँ रैडिकल बिहेवियरिज़्म की, इट सेज़ दैट जो भी बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय योर प्रेज़ेंट and past environment, and that somehow leads to positive or negative reinforcement. ऑलराइट, हम रीइंफोर्समेंट की बात भी अभी करेंगे। अभी तो हमने कंडीशनिंग की बात की ना, अभी हम बात करेंगे। सो हमने ये 2 बिहेवियरिज्म पढ़े हैं, रेडिकल और
मेथोडोलॉजिकल। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, लॉ ऑफ इफेक्ट, एडवर्ड थॉर्नडाइक। एक्चुअली एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सिर्फ लॉ ऑफ इफेक्ट ही नहीं दिया था, इन्होंने लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी दिया था। इन्होंने लॉ ऑफ यू नो रेडीनेस भी दिया था। लेकिन अभी हम सिर्फ लॉ ऑफ इफेक्ट की ही बात करेंगे। लेकिन तुम्हारे को ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने और कौन से लॉज दिए थे, लाइक लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। ये 3 लॉज दिए थे इन्होंने। ऑलराइट। तो अगर मैं लॉ ऑफ इफेक्ट, जो कि अभी मैं तुम्हें सिर्फ यही बताऊंगा, ये काफी है तुम्हारे लिए। ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, मतलब जो भी बिहेवियर, एनी बिहेवियर, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे एग्जाम्पल भी दूंगा। एनी बिहेवियर that led to positive consequences, we tend to repeat it. It could be rewards like toffee or trophies or any chocolate you have received. And any behavior that leads to negative consequences, we tend to avoid it or escape it. It could be any punishment, it could be, as a negative thing, या फिर किसने कुछ बोल दिया तुम्हें, राइट? तो ये है लॉ ऑफ इफेक्ट। कोई भी बिहेवियर, मैं तुम्हारे को एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बच्चा है, अब वो क्लास में टॉप करे जा रहा है, टॉप ही टॉप करे जा रहा है, हर क्लास में टॉप आ रहा है, ठीक है। फिर उस टॉप करने की वजह से उसको रिकग्निशन मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, उसको टॉफीज मिल रही है, उसको ट्रॉफीज मिल रही है। तो वो बार बार रिपीट करेगा ना वो बिहेवियर। क्यों? क्योंकि उसको रिकग्निशन भी मिल रहा है, ट्रॉफीज भी मिल रही है, तो वो करेगा ना वो बिहेवियर रिपीट। वो मेहनत वो करेगा ना, है कि नहीं? अब फॉर एग्जांपल एक और लड़का है, अब वही लड़का है, कभी ना कभी, फॉर एग्जांपल वो लड़का फेल हो गया किसी चीज में या फिर कुछ भी हो जाता है उसको। अब क्या हो रहा है, मैंने बात की थी, एनी बिहेवियर दैट लेट्स टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, वी टेंड टू अवॉइड इट। मतलब फॉर एग्जांपल उसका बैकअप हो जाता है या फिर सेट बैक हो जाता है, ठीक है। ही विल टेंड टू अवॉइड या फिर मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा उसको। जो भी चीज हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देती है ना, फॉर एग्जांपल तुम्हारी इंसल्ट हो जाती है क्लास के अंदर किसी चीज की वजह से। फॉर एग्जांपल तुमने प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं किया था, तुम्हारी बेइज्जती कर दी तुम्हारी टीचर ने, तो तुम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे ना आप, है ना? समझ पा रहे हो ये चीज, लॉ ऑफ इफेक्ट को, गाइस, या फिर कॉम्प्लेक्स है? हाँ, तो अब हमने लॉ ऑफ इफेक्ट की बात भी कर दी है। लॉ ऑफ इफेक्ट सिंपल है यार। जो भी चीज तुम्हारे को रिवॉर्ड देती है ना, कोई भी रिवॉर्ड हो सकता है, तुम्हारे को अटेंशन मिल रही है या फिर कोई ट्रॉफी मिल रही है या कुछ भी तुम्हारे को रिवॉर्ड मिल रहा है उसके लिए, तो तुम उसको रिपीट करोगे, ठीक है। कोई भी चीज तुम्हारे को पनिशमेंट दे रही है या फिर एम्बैरेसमेंट या हेजिटेशन फील करा रही है, तो तुम उस चीज को अवॉइड करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तुम फॉर एग्जांपल तुम्हें एम्बैरेसमेंट हो रही है या फिर हेजिटेशन हो रही है किसी भी चीज को लेके, किसी चीज को बोलने को लेके, तो तुम उसको अवॉइड करोगे, नहीं बोलोगे। अब तुम्हारे को किसी चीज को बोलने में मतलब रिवॉर्ड मिल रहा है, तो तुम वो उस चीज को बोलोगे, सिंपल सी बात है। ये बस सिंपल सिंपल एग्जांपल दिए मैंने। अब बढ़ते हैं आगे की बात। इन्होंने कैट के ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन एक बिल्ली को कर दिया था पिंजरे में बंद, फिर वो कोशिश करते करते बाहर निकल गई थी, ठीक है। यही सीन है। अब बात करते हैं, इसमें यही है भाई, बच्चे के ऊपर, कभी कुत्ते के ऊपर, कभी बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ठीक है। हमने बात की थी बिहेवियर, और हम बात भी करेंगे कि क्यों एनिमल्स के ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइकोलॉजी में, हम इस चीज की भी बात करेंगे, ठीक है। क्यों होते हैं हम इसकी भी बात करेंगे आगे, ठीक है। फिर अब करते हैं हम नेक्स्ट चीज की बात, मिस्टर फेमस, वर्ल्ड फेमस आइवन पावलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग पे आते हैं फटाफट। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग को हम बहुत सारे नामों से बोलते हैं।
लाइक इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग भी बोलते हैं, या फिर इसको लर्निंग लर्निंग थ्रू एसोसिएशन भी बोलते हैं, ठीक है? तो मतलब 2-3 नाम से बोला जाता है इस चीज़ को, क्लासिकल कंडीशनिंग को, ठीक है? लाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग या फिर लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। तो इस क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी आइवन पावलोव ने। इनको मेडल भी मिला था, मतलब इन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था इनको, डाइजेशन के ऊपर इन्होंने स्टडी की थी। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इस चीज़ की वजह से। अगर मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूँ कि क्या हुआ, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या चीज़ है? तो इसमें क्या हुआ, एक कुत्ता था, ठीक है? अब उस कुत्ते को मतलब भूखा रखा गया। अब भूखा कुत्ता है, उसको भूख लग रही है, तो एक बेल बजती है। जैसे ही बेल बजती है तो खाना उसके सामने आ जाता है, प्रेज़ेंट हो जाता है और फिर उसको खाना दिया जाता है। लेकिन जैसे ही खाना उसके सामने आ रहा था ना, वो ना सैलिवेट करने लगता है, ठीक है? तुम देखोगे तुम्हारा फ़ेवरेट खाना तुम्हारे सामने आता है या फिर कुछ भी तुम्हारा फ़ेवरेट खाना है, तो तुम सैलिवेट करने लग जाते हो। सेम वैसा वो कुत्ता कर रहा था उस टाइम। लाइक थ कुत्ता, फिर बेल बजती, मतलब वो कुत्ता पहले हंग्री था ना, डॉग वाज़ वेरी हंग्री। सो व्हाट हैपेंस, बेल रang, आफ्टर दैट फूड कम्स, ऑलराइट? उसके बाद द डॉग विल स्टार्ट टू सैलिवेट, ऑलराइट? फिर उसको खाना मिल जाता, फिर वो फिर से ठीक हो जाता। फिर ये चीज़ रिपीट होती गई, रिपीट होती गई, रिपीट होती गई। उसका दिमाग कंडीशन होता गया, होता गया, होता गया। लाइक डॉग को हंग्री रखा गया, फिर बेल बजती, खाना आता, वो सैलिवेट करता, वो खाना खाता। फिर से डॉग हंग्री होता, फिर बेल बजती, फिर से खाना आता, फिर से सैलिवेट करता वो, फिर से मतलब यही रिपीट होता रहता। समझ रहे हो? अब क्या, यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए तुम? क्लासिकल कंडीशनिंग यहाँ तक, ठीक है? मतलब डॉग को पहले हंग्री रखा जाता, फिर बेल बजती, फिर खाना आता, ठीक है? उसके बाद वो सैलिवेट करता उस खाने को देख के। बस ये बहुत सिंपल है भाई। अब क्या होता, अब इसका सेकंड जो पार्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग का, अब इसने थोड़ी-सी गेम चेंज कर दी आइवन पावलोव ने। बोलता भाई अब तो कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ करूँगा मैं इसके साथ, इस डॉग के साथ। अब क्या किया, उसका दिमाग हो जाता है कंडीशन डॉग का, ठीक है? वो देने लगता है लर्न्ड रिस्पॉन्सेस। तो अब क्या करता है आइवन पावलोव? आइवन पावलोव डिड इज़, बेल तो बजती, देखो, डॉग को हंग्री रखा जाता, बेल बजती, पर खाना नहीं आता। देखो, ये चीज़ की इन्होंने। उसको डॉग को हंग्री रखा, बेल बजी पर खाना नहीं आया। लेकिन बेशक खाना नहीं आया, लेकिन फिर भी डॉग ने सैटिस्फाइड किया। ये है कमाल। यस, यही तो कमाल है। गिवन नहीं भाई, करंट नहीं, करंट की भी बात करेंगे भाई, आगे करंट आएगा। ऐसा क्यों हुआ, है ना? हम इसकी बात करते हैं। लर्न रिस्पॉन्स है ना, हमने डॉग ने, अब ऐसा क्यों हुआ? जैसे आपने पीयूष भाई ने बोला कि ऐसा क्यों हुआ? कि डॉग ने सैलिवेट किया विदाउट फूड, बिना किसी खाने के उसने कैसे सैलिवेट कर दिया, है ना? अब मैं बताता हूँ कैसे किया। अगर कंडीशनिंग से पहले देखें हम, क्या हुआ? उससे पहले तुम्हारे को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ साइंटिफिक टर्म्स तुम्हारे को पता होने चाहिए, जो कि मैं तुम्हारे को अभी-अभी बताता हूँ, ठीक है? एक है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस। ये तुम्हारे को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर तुम्हारे को अपने दिमाग को डीकंडीशन करना है, ये चीज़ें तुम्हारे को पता होनी चाहिए। एक चीज़ आती है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस। अनकंडीशन्ड स्टिमुलस मतलब कोई ऐसी चीज़ जो ऑटोमैटिकली एक रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड क्या ट्रिगर कर रहा है यहाँ पर? फूड ट्रिगर कर रहा है सलाइवा को, है ना? इसको नेचुरल स्टिमुलस बोला जाता है, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस को, यूसीएस। समझ आ रहा है? अनकंडीशन्ड स्टिमुलस मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो ऑटोमैटिकली एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है।
तुम्हारे अंदर। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक फेवरेट खाना तुम्हारे सामने आ जाता है, तो एक ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर सलाइवा जनरेट नहीं होता? होता है कि नहीं? तुम बोलो गाइस। होता है ना? वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है जो ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है? इसको नेचुरल स्टिमुलस भी बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट चीज, वो है यूसीआर, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है? इट इज लाइक ये इट इज अ रिस्पॉन्स टू अनकंडीशनड स्टिमुलस। यूसीआर, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स इज एक्चुअली अ रिस्पॉन्स टू अनकंडीशनड स्टिमुलस। अब क्या हुआ? रिस्पॉन्स कैसा हुआ? सलाइवा आया तुम्हारे मुंह में, राइट? खाने को देख के, राइट? वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। समझ आ गया यहां तक? Unconditional stimulus like your natural stimulus, and unconditioned response is like your natural response towards your stimulus, towards unconditioned stimulus. ठीक है? दोबारा से मैं बोलता हूं, अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है एक नेचुरल स्टिमुलस, मतलब तुम जो ऑटोमेटिकली एक ट्रिगर करता है रिएक्शन को। ठीक है? फॉर एग्जांपल फूड है यहां पर अनकंडीशनड स्टिमुलस, और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है एक नेचुरल रिस्पॉन्स अनकंडीशन स्टिमुलस के प्रति, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। समझ रहे हो? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर ये टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है क्लासिकल कंडीशनिंग को समझने के लिए। नेक्स्ट चीज आता है न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस एक ऐसी चीज है जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, उसका कोई मतलब ये न्यूट्रल है भाई। जैसे हमने वो नहीं पढ़े यार, केमिस्ट्री में हमने पढ़े थे वो इनर्ट गैसेस, राइट? उसका कोई फर्क ही नहीं होता। वैसे ही न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, इसका कोई फ़र्क नहीं भाई, ये अपने तक ही सीमित है, बढ़िया। ठीक है? तो यहाँ पर बेल है न्यूट्रल स्टिमुलस, जो कि बाद में कंडीशन स्टिमुलस बनता है, वो मैं तुम्हारे को बताऊँगा। अब नेक्स्ट चीज़ आता है कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है? जब यूसीएस को पेयर किया जाता है न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, वो होता है कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है? अब देखो, जब तुम खाने को पेयर कर दोगे सलाइवा के साथ, खाना क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस है। सॉरी, बेल बेल बेल, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। वेट 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 वेट, मुझे एडिट करने दो मैसेज। तुम गालियां दोगे मेरे को भाई, गलत पढ़ा रहा है। ओके, ये ठीक है। अब कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है? कंडीशन स्टिमुलस होता है जब तुम अनकंडीशन स्टिमुलस को न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ पेयर कर दोगे। जब तुम्हारे को पता है, जब कुत्ते को पता है कि जब अब बेल बजी है तो खाना ही आने वाला है, कुत्ते ने एसोसिएट कर दिया बेल को खाने के आने के साथ, जिसकी वजह से उसने एसोसिएट कर दी, मतलब उसने सलाइवा पहले ही सिक्रीट कर दिया। खाना आया ना आए वो भाड़ में जाए, पर उसने सलाइवा सिक्रीट कर दिया क्योंकि उसका दिमाग कंडीशन हो चुका था, बेल बजी है तो खाना ही आने वाला है। ठीक है? क्योंकि उसका दिमाग उसने पहले ही उसके दिमाग में ये रिपीटेड लर्न्ड रिस्पॉन्स दिखे हुए थे, क्योंकि ऐसा ही हो रहा था, है ना? बेल बज रही थी, खाना आ रहा था, वो सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन इस बार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो सेलिब्रेट किया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसने एसोसिएट कर दिया फूड को बेल के साथ, या फिर बेल को फूड के साथ। समझ रहे हो? तभी उसने सेलिब्रेट किया विदाउट खाना आने के। तो लास्ट चीज की बात करता हूं मैं, सीआर, इसको कंडीशन रिस्पॉन्स बोलते हैं ये। हाँ, समझ आ रहा है? पीयूष भाई का तो दिमाग ही उड़ गया भाई। ओहो, पीयूष भाई लाइक भाई ऐसा ऐसा, ओहो। तो ये है भाई असली साइकोलॉजी। मजा आ गया है ना? मजा आ गया भाई भाई को। तो देखो 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 देखो, जब चीजें समझ आ रही है तो तुम्हें लग रहा है पता कि क्या है साइकोलॉजी डेप्थ में, ये है साइकोलॉजी डेप्थ में।
तो अगर मैं कंडीशन रिस्पॉन्स की बात करूँ, कंडीशन रिस्पॉन्स होता है एक जब तुम कंडीशन रिस्पॉन्स होता है जब तुम एक रिस्पॉन्स देते हो कंडीशन स्टिमुलस को। और कंडीशन रिस्पॉन्स इज़ लाइक अ रिस्पॉन्स टुवर्ड्स कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन रिस्पॉन्स अगर मैं बिफोर कंडीशनिंग की बात करूँ यहाँ पर, जो हमने कुत्ते वाला एग्ज़ाम्पल गॉ डॉग वाला एग्ज़ाम्पल लिया था। बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले क्या है? जो बेल है, बेल एक क्या चीज़ है? बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। बेल इज़ अ न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है? एंड फूड क्या है? फूड एक अनकंडीशन्ड स्टिमुलस है। अनकंडीशन्ड स्टिमुलस मतलब नेचुरल स्टिमुलस, ठीक है? जिससे ऑटोमैटिकली ट्रिगर होता है एक रिएक्शन, ठीक है? बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है और अनकंडीशन्ड स्टिमुलस है फूड। अब क्या होता है? ये दोनों प्रोड्यूस करती है अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स जो कि है सलाइवा, ठीक है? बेल बजी, खाना आया और तुमने सेक्रेट कर दिया सलाइवा, ठीक है? ये है कंडीशनिंग से पहले। लेकिन कंडीशनिंग के बाद क्या हुआ? कंडीशनिंग के बाद क्या चीज़ हुई? जो कि बेल है ना, बेल को एसोसिएट कर दिया गया फूड के साथ। मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस इज एसोसिएटेड with unconditioned stimulus, due to which conditioned response happened. कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? सलाइवा है। पहले सलाइवा अनकंडीशन रिस्पॉन्स था जो कि अब कंडीशन रिस्पॉन्स हो चुका है कंडीशनिंग के बाद, राइट? फूड प्लस प्लस इक्वल्स टू नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो आप। फूड और बेल को जब आप कंबाइन करोगे तो वो बनेगा सी एस। और सी एस क्या होता है? यूसीएस प्लस एनएस। एनएस यहाँ पर क्या है? एनएस यहाँ पर है बेल और यूसीएस क्या है? फूड है, ठीक है? और यूसीआर क्या था? यूसीआर पहले था बेल और कंडीशनिंग के बाद यूसीआर बन गया सीआर। कंडीशनिंग के बाद क्या बना वो? सीआर। तो समझ रहे हो? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज समझना, पर समझ आ गया तुम्हें तो भाई बल्ले बल्ले। फूड प्लस बेल इज इक्वल टू कंडीशन रिस्पॉन्स। जब हम एसोसिएट करते हैं कंडीशन स्टिमुलस को, रिपीट इट प्लीज। पीडीएफ में शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म लिखा होगा ना? हाँ भाई, फुल फॉर्म लिखा है, टेंशन मत लो तुम। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि हम इसमें लर्निंग में बहुत डेप्थ में जाएंगे। जब हम लर्निंग का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हम इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम एग्जिस्टेंशन एक्सटेंशन क्या होती है, एक्विजिशन क्या होती है, क्या बोलते हैं, टेस्ट अवर्जन क्या होता है, जनरलाइजेशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, हाई ऑर्डर कंडीशनिंग क्या होती है, थ्रेशोल्ड क्या होता है, लाइक फॉरवर्ड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, डिले कंडीशनिंग, और भी लाइक ट्रेस कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, ये सब पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है? तो कोई बात नहीं, अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बताता हूँ कंटेंट। आई एम सेइंग दिस इन द कंटेक्स्ट आफ्टर कंडीशनिंग। नहीं, आप गलत बोल रहे हो ना। ये जब आप फूड को एसोसिएट करोगे बेल के साथ तो वो बन जाएगी कंडीशनिंग, मतलब कंडीशन स्टिमुलस बन जाएगा वो, ठीक है? इसके साथ जब आप एसोसिएट करोगे आफ्टर कंडीशन, ठीक है? क्योंकि यहाँ देखो फूड क्या है? फूड है एक अनकंडीशन्ड स्टिमुलस। जब अनकंडीशन को स्टिमुलस को पेयर कर दोगे साथ न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, उसके बाद बनेगा कंडीशन्ड स्टिमुलस। या बिल्कुल ठीक है। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? फूड है। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? बेल है। तो ये दोनों अगर तुम कंबाइन करते हो तो बनता है कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस क्या बना अब? इन दोनों की पेयरिंग, ऑलराइट, जो कंडीशनिंग के बाद होती है।
ओके, तो अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है? डोंट वरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑपरेंट क्या होता है? ऑपरेंट ही क्या होता है? व्हाट इज़ ऑपरेंट? ऑपरेंट होता है बेल ऑ ऑपरेंट सॉरी बेल नहीं, पागल हो गया मैं। मेरा फ्रॉइडियन स्लिप हो रहा है, सॉरी। ऑपरेंट होता है एक्टिव बिहेवियर, ऑलराइट? एक्टिव बिहेवियर। एक्टिव बिहेवियर मतलब वी एक्टिव मतलब अगर मैं इसकी डेफिनिशन की बात करूँ, ये बोलता है वी डू एक्टिव बिहेवियर इन अ एनवायरनमेंट टू जनरेट कॉन्सिक्वेंसेस। हम कुछ ना कुछ एक एनवायरनमेंट में बिहेवियर करते हैं ताकि कुछ हमारे को आउटकम मिले उस बिहेवियर का। तो ये बीएफ स्किनर ने दिया था। आइवन पावलोव ने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर ने दी थी ये वाली ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगर मैं बीएफ स्किनर की बात करूं, इन्होंने ये बुक भी लिखी थी। ये बुक इन्होंने लिखी थी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन 1938। तो तुम ये भी चीज नोट आउट कर सकते हो जो कि कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं या फिर कहीं और नहीं पढ़ाते हैं। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्होंने लिखी थी 1938 में। तो अगर मैं अगली चीज की बात करूं, इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था। एक इन्होंने रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने एक पिजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो आज हम जो रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है? इस एक्सपेरिमेंट में एक स्किनर बॉक्स को यूज किया गया था। स्किनर बॉक्स में क्या हुआ, एक चूहे को डाल दिया गया इस एक बॉक्स में, ठीक है? मेरी बात अब ध्यान से सुनो। जब एक चूहे को बॉक्स में डाला, तो उस बॉक्स में 2 लीवर थे। एक लीवर उसको शॉक देता और दूसरा लीवर उसको रिवॉर्ड देता। एक लीवर जब वो प्रेस करता तो उसको शॉक मिलता और दूसरा लीवर प्रेस करता तो उसको खाना मिलता। हाँ, कैट्स का एक्सपेरिमेंट तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किया था। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किया था कैट्स वाला एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट? तो जब वो एक लीवर प्रेस करता उसको शॉक मिलता और एक लीवर प्रेस करता उसको फूड मिलता। तो टाइम के साथ पहले जब भी वो शॉक मिलता ना उसको लीवर से, एक लीवर से, तो उसको अब वो अगली बार नहीं करेगा प्रेस, ठीक है? क्योंकि उसको शॉक मिल रहा है, वो क्यों करेगा यार उसको प्रेस? वो तो वही प्रेस करता रहा लीवर जो कि उसको रिवॉर्ड देता गया। समझ रहे हो तुम यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर लॉ ऑफ इफेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा? लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बोलता है? मतलब हम पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को रिपीट करेंगे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को मिनिमाइज करेंगे, राइट? समझ आ रहा है तुम्हारे को? तो हम ये भी बोल सकते हैं, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग इंस्पायर हुई है लॉ ऑफ इफेक्ट से या फिर एडवर्ड थॉर्नडाइक से। क्लासिक सॉरी ऑपरेंट कंडीशनिंग कहीं ना कहीं इंस्पायर हुई है, ठीक है? तो इन्होंने एक टर्म कॉइन की थी बीएफ स्किनर ने, उसको बोलते हैं री जो कि एडवर्ड थॉर्नडाइक का है ना, इन्होंने ये बोलते थे कॉन्सिक्वेंसेस, ये टर्मिनोलॉजी यूज करते थे। लेकिन बीएफ स्किनर ने टर्म की एक टर्म की थी, इन्होंने एक चीज कॉइन की थी, एक टर्म जिसको बोलते हैं री, ठीक है? तो री दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव री। समझ आ गई यहां तक? किसी चीज के आउटकम या कॉन्सिक्वेंसेस को रीइंफोर्समेंट का नाम दे दिया है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब रिवॉर्ड्स, चॉकलेट, ट्रॉफीज, एप्रिसिएशन, अटेंशन, ठीक है? कुछ भी, जो भी पॉजिटिव, कुछ भी चीज हो सकती है पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के नाम पे। वो आदमी के ऊपर डिपेंड करती है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? व्हेन यू लाइक एस्केप और अवॉइड अनप्लेजेंट स्टिमुलस, ठीक है? और अ सिचुएशन, फॉर एग्जांपल ठंड है, ठंड में तुमने कंबल ले लिया या फिर हीटर जला लिया,
ये एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्ज़ाम्पल है। तुम्हें बुखार है, तुमने अ, मेडिसिन ले ली, दवाइयाँ ले ली, ठीक है? तो ये एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्ज़ाम्पल है। तुम एस्केप कर रहे हो बुखार को, तुम एस्केप कर रहे हो ठंड को, ऑलराइट? जहाँ भी कभी एस्केपिज़्म या अवॉइडेंस की बात आती है, वहाँ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात आती है, ऑलराइट? समझ आ गया इन दोनों का डिफरेंस? नहीं, आप गलत बोल रहे हो, प्रवेश जी, यू आर सेइंग इट रॉन्ग। अब मैं बताता हूँ क्यों। आई विल से इट व्हाई। हीटर इज़ पॉजिटिव स्टिमुलस, पॉजिटिव नहीं भाई, इट इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्ज़ाम्पल। मतलब इसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या, मैं अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, यू अडैप्ट बिहेवियर you adapt a behavior to escape your present situation. You adapt a productive behavior to escape your present situation. Sorry, it could be any situation. तुम एक प्रोडक्टिव बिहेवियर को अडाप्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम्हें बुखार है, तुम दवाई खा रहे हो, ये एक प्रोडक्टिव बिहेवियर हुआ कि नहीं? हुआ ना? और तुम्हें एस्केप किससे करना है, अवॉइड किसको करना है? दवाई मतलब बुखार को अवॉइड करना है, राइट? वो एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस है तुम्हारे लिए, है ना? फीवर एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस है तुम्हारे लिए। अवॉइड और एस्केप दोनों टर्मिनोलॉजीज़ इसकी है। तो मैंने तुम्हारे को बता दिया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है। अब तुम्हारे को डिफरेंशिएट करना आ जाना चाहिए आई थिंक। बाथिंग इन कोल्ड वाटर इन द विंटर इक्वल्स टू पॉजिटिव, यस हो सकता है। किसी के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो सकता है ये, कइयों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, डिपेंड करता है आदमी के ऊपर। किसी के लिए ये बढ़िया है, कई ये कर ही नहीं पाते, ठीक है? कई ये अवॉइड करेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, हाँ, पर्सनल डिफरेंसेस। तो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, पनिशमेंट। पनिशमेंट 2 काइंड की होती है। एक होती है पॉजिटिव पनिशमेंट, एक होती है नेगेटिव पनिशमेंट। हम इसको डिटेल में लर्निंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे को ये डिफरेंस बता दूँ, जो कि रीइंफोर्समेंट की बात की ना अभी, पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। इन दोनों में इंक्रीज़ होगा बिहेवियर, दोनों में। बेशक एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नेगेटिव या पॉजिटिव है, दोनों में इंक्रीज़ होगा बिहेवियर। लेकिन जो पनिशमेंट है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों में डिक्रीज़ होगा बिहेवियर, वीकन होगा बिहेवियर, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना प्रवेश, जो तू बोल रहा था, ये है वो चीज़। बिहेवियर तब डिक्रीज़ होगा जब दोनों में, पनिशमेंट में डिक्रीज़ होता है बिहेवियर, चाहे वो पॉजिटिव पनिशमेंट हो या नेगेटिव पनिशमेंट हो, दोनों में होगा डिक्रीज़, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ पे हम बात करते हैं, जो लास्ट चीज़ आती है इस स्कूल की, वो है एक न्यू बिहेवियरिस्ट है, मैं उनकी बात करूँगा, वो आते हैं, वैसे एक और थे, एल्बर्ट बैंडोरा, लेकिन हम उनकी बात लर्निंग वाले चैप्टर में ही करेंगे, ठीक है? अभी हम रहने देते हैं, क्योंकि लर्निंग वाला चैप्टर इन बिहेवियरिस्ट से ही एसोसिएटेड है, क्योंकि ये लर्निंग ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग तो इन्होंने ही बनाई थी, ठीक है? अगर मैं बात करता हूँ इनकी क्लार्क हल की, ये एक न्यू बिहेवियरिस्ट है, और न्यू बिहेवियरिस्ट थोड़े से हटके होते हैं स्ट्रिक्ट बिहेवियरिस्ट से। अगर मैं इनकी बात करूँ, इन्होंने डिराइव रिडक्शन थ्योरी दी थी, ठीक है? अगर मैं डिराइव रिडक्शन थ्योरी की बात करता हूँ, डिराइव रिडक्शनिस्ट थ्योरी इज़ लाइक, ये बोलती है behaviors are motivated to reduce your psychological imbalances. जो भी बिहेवियर्स हम करते हैं ना, जो भी हमारे बिहेवियर्स है, कहीं न कहीं वो जो हमारे साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं वो। साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस मतलब योर ड्राइव्स। अब देखो, ड्राइव्स 2 तरह की हो सकती है। एक होती है प्राइमरी ड्राइव मतलब एक मतलब फूड हो गया, वाटर हो गया, सेक्स हो गया, ये होती है तुम्हारी प्राइमरी ड्राइव्स, जो तुम्हारे को ड्राइव करती है। एंड सेकेंडरी ड्राइव्स होती है, लाइक मनी, स्टेटस, पावर, कंट्रोल, ठीक है?
ये होती है सेकेंडरी ड्राइव्स। सो दोनों ड्राइव्स एक इंसान के अंदर होती है। पहले हम होम्योस्टेसिस में होते हैं। इन्होंने 3 जैसे जेम्स लांच थ्योरी में था ना वो स्टिमुलस, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन और इमोशन। इसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें कैसे डिवाइड है? होम्योस्टेसिस, ड्राइव एंड रिडक्शन। ठीक है? अगर मैं होम्योस्टेसिस की बात करता हूँ, होम्योस्टेसिस मतलब होता है इक्विलिब्रियम। तुम पीस में हो। इक्विलिब्रियम ऐसा सोच लो, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ठीक है, शांत है, बिल्कुल कंफर्टेबल हो तुम। कोई दिक्कत ही नहीं है। होम्योस्टेसिस वो होता है, इक्विलिब्रियम है तुम्हारी बॉडी में, ठीक है? वो है तुम्हारी होम्योस्टेसिस की स्टेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो कि है ड्राइव। ड्राइव में हमें फिर आती है होम्योस्टेसिस के बाद हमारे को कुछ चुल मचती है, तो हमारे अंदर ड्राइव पैदा होती है। ड्राइव ड्राइव 2 टाइप की होती है। ड्राइव का मतलब है अराउज़ल, ठीक है? अराउज़ल है ड्राइव। और ये होती है बायोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल नीड की वजह से। 2 अराउज़ल ये 2 तरीकों से पैदा हुआ है। देखो डराइव क्या है? डराइव एक अराउज़ल है। अराउज़ल किसकी वजह से पैदा हुआ? बायोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल नीड की वजह से, ठीक है? बायोलॉजिकल नीड होती है लाइक थर्स्ट, हंगर, सेक्स एंड साइकोलॉजिकल नीड कुड बी लाइक पावर, मनी, फेम, कंट्रोल, राइट? समझ रहे हो? तो पहले हम होम्योस्टेसिस में होती है, फिर हमारे अंदर ये ड्राइव्स आती है हमारे अंदर। किसी के अंदर प्राइमरी ड्राइव्स आ सकती है, बायोलॉजिकल वाली, किसी के अंदर सेकेंडरी ड्राइव्स आ सकती है, जो कि साइकोलॉजिकल है, ठीक है? अब हम चाहते हैं इन ड्राइव्स को रिड्यूस करना, तभी तो इसका नाम दिया है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ठीक है? अब समझ आ रहा है इसका नाम क्यों पड़ा ड्राइव रिडक्शन? हम चाहते हैं हम इन ड्राइव्स को रिड्यूस करें। कैसे रिड्यूस करें? बाय फुलफिलिंग देम। हम तभी सैटिस्फाई हो सकते हैं जब हम इन ड्राइव्स को फुलफिल करें। और फिर से वैसे हम सैटिस्फाई नहीं हो सकते। तुमने एक बर्गर खाया, तुम्हें मतलब 2-3 घंटे बाद तुम बोलोगे भाई मुझे तो और बर्गर खाना है, ठीक है? मतलब ये ना साइकिल है जो कि चलती रहती है। लूप है जो कि चलता रहता है। एक होम्योस्टेसिस में आए तुम। होम्योस्टेसिस मतलब है तुम बिल्कुल शांत हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम्हारे अंदर एक ड्राइव आए, कुड कुड बी लाइक तुम्हारे को एक बर्गर खाने की ड्राइव आई, भाई मेरे को बर्गर खाना है, तुमने बर्गर खा लिया, वो ड्राइव फुलफिल हो गई, ठीक है? तुम होम्योस्टेसिस में फिर से आ गए, तुम्हारे अंदर फिर से ड्राइव आई, मेरे को और बर्गर खाना है, ठीक है? फिर वो ड्राइव फिर से रिड्यूस हो गई, फिर से तुम होम्योस्टेसिस में आ गए, फिर से आई। समझ रहे हो कैसे ये लूप है, लूप है, लूप है, लूप है। लूप समझ रहे हो तुम? ये इस जाल का। ये होता ही तुम्हारे साथ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है, वो बिल्कुल होम्योस्टेसिस में है, फिर उसको चुल मचती है, भाई पैसे कमाने, पैसे कमाने, पैसे कमाने। उसके पास पैसे आ भी जाते हैं, फिर वो उड़ा देता है, फिर वो फिर से बोलता है, फिर से होम्योस्टेसिस में आता है, फिर से बोलता है पैसे कमाने, पैसे कमाने, पैसे कमाने। और फिर से वो उसके पास पैसे आ जाते हैं, फिर से उड़ा देता है, फिर से वही साइकिल रिपीट। वी आर लाइकली टू कंटिन्यू इट। Yes, we will likely to continue it because derives never end. They never. जब वो खत्म हो जाती है ना, जब तुम होमोस्टेसिस में आ जाते हो, तुम फिर से वही साइकिल रिपीट करते रहते हो। यस, तो समझ आया आज की क्लास का? खत्म हो गई है। कैसा लगा? कैसा लगा बिहेवियरिज्म? मजा आया? सारे डाउट्स क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? बोलो ब्रो। यार इस साइकिल से फ्री हम क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं, हमारी कुछ बेसिक नीड्स है। तू रह सकता है खाने के बगैर? बोल तू। या फिर तू पानी के बगैर रह सकता है? तो फिर कैसे ब्रेक कर सकता है तू साइकिल? नहीं कर सकता ना?
है ना सोचने वाली बात। तो ये साइकिल ब्रेक करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। तुम अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को इग्नोर ही नहीं कर सकते। कहाँ से इग्नोर करोगे? तुम तो मर ही जाओगे अगर तुम अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को ही वो कर दिया निग्लेक्ट, है कि नहीं? तो तुम ये साइकिल लूप में फंसे हो। ठीक है? ये वैसे किया था अगर मैं तुम्हारे को साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हटा के ले जाऊं, जो कि सेजेस होते हैं, हाँ, लाइक बुद्धिज्म में जो सेजेस होते हैं वो ट्राई करते हैं अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को रिड्यूस करने की। खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, हंगर की इच्छा वो मारने की कोशिश करते हैं बाय फॉलोइंग स्ट्रिक्ट एथिज्म। सॉरी, नॉट एथिज्म बट asceticism इट कुड बी, मतलब मेरे को अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। सो लाइक मोस्ट ऑफ द सेजेस एंड बुद्धिस्ट teachers or monks try to reduce their biological needs by practicing strict asceticism। मुझे अच्छे से प्रोनाउंस नहीं आ रहा अभी करना। तो करते हैं लोग कोशिश, पर नहीं कर सकते, नॉर्मल इंसान तो कभी नहीं कर सकता। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन। मिलते हैं कल नए स्कूल के साथ। नया स्कूल, कौन सा स्कूल सुनोगे कल? विच स्कूल यू वांट फॉर टुमारो? आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद सबसे अनोखा स्कूल, लाइक वी शुड स्टार्ट विद गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। साइको नहीं भाई, मैं तो डर जाता हूँ भाई साइको एनालिसिस से। बहुत बड़ा स्कूल है वो। मेरा गला खराब हो जाएगा उस दिन पक्का। और लेकिन है भी सबसे एक फैसिनेटिंग स्कूल। तो लेकिन कर हम गेस्टॉल्ट से स्टार्ट करेंगे, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। ठीक है? ये भी बहुत अच्छा स्कूल है। सो या मिलते हैं गेस्टॉल्ट के साथ। बस मजा आना चाहिए, तुम्हें ऐसा लगना चाहिए हाँ भाई मजा आ रहा है यहाँ पर। बस यही, और क्या बोलूं मैं। सारे डाउट्स क्लियर करो और बस मजे मजे से पढ़ो। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल।